रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। पटना साहिब सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद। एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में हैं। रूपेश कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, तस्वीरें हमारे सामने हैं। रविशंकर प्रसाद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जरा बताएं वहां पर क्या चल रहा है और वोटर्स क्या भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पटना साहिब में अलग अलग मतदान केंद्रों पर? देखिए, बिल्कुल आज आखिरी चरण है और जो कोर कसर, जो मन में किसी को मलाल न रह जाए वोटर्स, और हालांकि कन्वासिंग भी बहुत हुई है, प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं, लिहाजा वोटर्स का जो टर्नआउट है वो सुबह से, हालांकि सुबह से वोटिंग शुरू होने से पहले से ही लंबी लंबी कतारें हर बूथ पे, चाहे जिस बूथ पे आप जाइए, भोजन और जलपान। देखिए, यहाँ से आप वोट करेंगी और निकल रही हैं एक महिला। ये बताइए, वोट कर लिया आपने? कर लिए वोट। तो जलपान की भी चिंता नहीं करें क्योंकि कुछ जलपान यहाँ भी व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर, और वोट डालने के बाद से क्या व्यवस्था हर बूथ पे लगभग, यहाँ अगर पटना में कहें, पाटलिपुत्रा या फिर पटना साहिब में, यहाँ पर ये एक व्यवस्था भी की गई है कि जो नारा दिया गया कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वो जलपान की भी थोड़ी बहुत चिंता, अगर यहाँ पे लंबी कतारें लगती हैं तो थोड़े जलपान की व्यवस्था यहाँ भी, फ्रूट सलाद यहाँ पे रखा गया है। लेकिन बाकी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भी रामकृपाल यादव वोट दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव वोट दे चुके हैं, राबड़ी देवी वोट दे चुकी हैं, रोहिणी आचार्य यहाँ पर वोट दे चुकी हैं, रविशंकर प्रसाद वोट दे रहे हैं, जीतन राम मांझी वोटर हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के, वहाँ पर वो सपरिवार अपने मंत्री बेटे और पत्नी के साथ वहाँ पर वोट दे चुके हैं। और जिस तरीके से अपने कैंपेनिंग देखी, 55 दिनों तक ये कैंपेनिंग चली, लेकिन आखिरी फेज के ठीक पहले, क्योंकि पटना के आसपास, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया और फिर उसके बाद से वाराणसी में रोड शो किया। लेकिन दोनों रोड शो का असर, क्योंकि वाराणसी में अगर वो रोड शो करते हैं तो वाराणसी से लगी हुई 3 संसदीय सीट हो, चाहे वो बक्सर हो, काराकाट हो या फिर सासाराम हो, वो वाराणसी से लगी हुई है। पटना में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो पटना से, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और सटी हुई नालंदा और जहानाबाद, ये जो 2 सीटें हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो 2 रोड शो किया और दोनों बहुत स्ट्रेटेजिकल था। पटना में रोड शो करने के बाद से शाम को वो वाराणसी पहुंचते हैं। क्या वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, इस पर बात भी कर लेते हैं रूपेश। लेकिन इससे पहले रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने मतदान किया, वो तस्वीरें हमने अब दिखाई, मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या कहना है उनका, सुनिए। 100 मीटर बाहर अरे आप ही लोग के लिए है, काहे घबरा रहे हैं? अरविंद जी आप छोड़ दीजिए, लेकिन सुनेंगे वापस एक बार, कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। मतदान करने के बाद वो बाहर निकले हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो सीटें हैं जिसकी बात अभी रूपेश भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया और उसके आसपास की जो सीटें हैं उसे वो प्रभावित करते हैं। वाराणसी में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके आसपास की सीटों को प्रधानमंत्री के वहाँ चुनाव लड़ने की वजह से भी उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन जो पटना है या पटना के आसपास की सीटें हैं, पाटलिपुत्र की सीट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, उसी सीट को नहीं जीत पा रही है आरजेडी। देखिए, पाटलिपुत्र तो वैसे भी लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा की सीट है, सारण लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा की सीट थी। तो कुल मिलाकर जब घर में ही इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रतिष्ठा हर दूसरी जगह फंसी ही रहेगी, इसमें कोई बहुत कहने की बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से लालू यादव के साथ एक बड़ा जो पिछड़ी जातियों का जो समूह था वो जो गायब हुआ है, क्या उसको लाने में तेजस्वी को कोई कामयाबी मिली है? इसका जवाब आता है कि नीतीश के साथ जिस तरह से वो बार बार पलट कर गए, जिस तरह से वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बचते रहे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो वर्ग अभी लौट कर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, आप सभी प्रत्याशियों को सुनिए तो रवि किशन की आवाज वैसे ही निकलेगी, रामकृपाल की भी आवाज वैसे ही निकलेगी और मंडी में कंगना की भी आवाज। सबको पता है कि इनका रोड शो, इनकी रैली, इनका कोई जो प्रचार अभियान है वो सबसे ज्यादा असर करता है। और मुझे लगता है यही वो डिफरेंशिएटर है जो विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 10-15% का मत है जो जीत हार की तरफ ले जाता है, उसको हम कैसे काट पाए, और वो बड़ा संकट अभी भी बना हुआ है।
बिल्कुल, ब्रांड मोदी सबसे बड़ा फैक्टर एक बार फिर चुनाव का बनता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स इसका खुलकर जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जयशंकर जी, जिक्र नहीं, आप उसको ऐसे कहिए कि वो अपना वाला कुछ किए नहीं है ना, तो उसी भरोसे ऐसे कहिए, मजबूरी ठीक है। में। जयशंकर जी, क्या नरेंद्र मोदी वो ब्रांड, वो चेहरा जो तमाम दुश्वारियां होने के बाद भी सीटें निकाल ले जाए, ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाता हुआ दिखता है क्या बीजेपी के कैंडिडेट्स के अगर मद्देनजर बात की जाए? या फिर राहुल गांधी ने फर्स्ट फेज से लेकर 7वें फेज में अभी भी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो यही किया कि भाई संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार वोटिंग जरूर करें। ये फैक्टर जो है ये भी एक बड़ा असर इस बार दिखाता हुआ नजर आया आपको? नहीं समीर, नरेंद्र मोदी जी अच्छे पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां कहीं चुनाव होना होता है, जिस दिन मतदान होना होता है, उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन वो बगल के किसी क्षेत्र में भाषण करते हैं, रोड शो करते हैं, ताकि वहाँ का इम्पैक्ट वहाँ दिखाई दे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, ब्रांड मोदी है इस देश में, इसमें भी कोई नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन यही ब्रांड मोदी जब पश्चिम बंगाल में फेल कर जाता है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। यही ब्रांड मोदी कर्नाटका में जब फेल कर जाता है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। यही ब्रांड मोदी तेलंगाना में फेल कर जाता है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। यही ब्रांड मोदी हिमाचल में फेल कर जाता है तो हम, क्योंकि वो तो नगर निगम तक के चुनाव में जाते हैं प्रचार करने,